हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो पाठ है हमारा फुदनों वाली टोपी। तो आइए इस अध्याय में जानें फुदनों वाली टोपी आखिर है क्या। तो चलिए अध्याय की प्रस्तावना को जान लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में ईशु की नानी ने उसे ऊन की बनी फुदने वाली टोपी दी। टोपी को देखकर ईशु के सहपाठियों ने उससे क्या कहा, आइए पढ़ें। ईशु की नानी ने उसे टोपी बुनकर दी। वह 4 फुदनों वाली रंग बिरंगी टोपी थी। ईशु ने पहनी तो वह खुश हो गया। बोला, नानी, टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया। तो ईशु जो उसकी नानी थी, उसने उनको टोपी दी। 4 फुदने क्या होते हैं, मोती की तरह लगे हुए होते हैं जो रंग बिरंगे थे। ईशु ने वो टोपी पहनी तो वह बेहद खुश हो गया और उसने कहा, नानी ये बहुत अच्छी टोपी है, इसे पहनकर तो मैं राजकुमार लग रहा हूँ। सुनते ही नानी की हंसी छूट गई। अगले दिन ईशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वह बहुत खुश था, पर जैसे ही कक्षा में घुसा, बच्चे कहने लगे, देखो देखो ईशु की अजीब सी टोपी, 4 फुदनों वाली टोपी। अर्थात नानी जी तो हंस पड़ी कि जब ईशु ने कहा कि मैं तो राजकुमार लग रहा हूँ इस टोपी को पहनकर, और ईशु बहुत उत्साहित था। अगले दिन उसे पहनकर वो स्कूल गया, लेकिन सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे कि देखो उसने कितनी अलग सी फुदने वाली टोपी पहनी हुई है। ईशु रोनी सूरत बनाकर घर आया। आते ही नानी से बोला, कक्षा के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम ऐसा करो, एक फुदना कम कर दो। नानी ने कैंची लेकर ईशु की टोपी का एक फुदना काट दिया। यानी कि जब ईशु उदास हो गया उसके सहपाठियों द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने के कारण, तो दुखी होकर वो घर आया और उसने नानी को सारी बात बताई और कहा, सबने मेरा मजाक उड़ाया, ऐसा करो मेरी टोपी से एक फुदना कम कर दो ताकि सब मेरा मजाक ना उड़ाएं। अगले दिन जब ईशु टोपी पहनकर आया तो फिर वही मुसीबत। ईशु ने नानी से कहकर फिर एक फुदना कटवा दिया। इस प्रकार टोपी में सिर्फ एक फुदना शेष रहा। फिर भी बच्चे उसे चिढ़ाते रहे। यानी कि ईशु तंग आ गया था बच्चों के चिढ़ाने के कारण। उनके चिढ़ाने के कारण उसने नानी से एक एक करके फुदने कटवा दिए। अब एक ही फुदना बाकी बचा था उसकी टोपी में। आखिर में ईशु ने कहा, नानी नानी तुम यह फुदना भी काट दो। अगले दिन ईशु बिना फुदने की टोपी पहनकर स्कूल गया। बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो ईशु की बेढंगी टोपी, बिना फुदने की टोपी। स्कूल से आकर ईशु ने रोते रोते नानी से सब बात बताई। यानी कि उसे फुदने भी कटवा दिए, तब भी बच्चे उसका मजाक उड़ाने पे लगे हुए थे। इस सारी बात ईशु ने बताई रो रो कर। किसको? अपनी नानी को। नानी हंसते हुए बोली, बेटा तू चिढ़ता है इसलिए सब चिढ़ाते हैं, तू चिढ़ना छोड़ दे फिर सब ठीक हो जाएगा। बस ईशु ने नानी की बात काट बांध ली। तो जब रोते रोते ईशु ने बताया कि सब मेरा रोज मजाक उड़ा रहे हैं, तो नानी ने कहा कि बेटा तू चिढ़ता है ना, इसीलिए सब तुझे चिढ़ाते हैं, ऐसा कर तू चिढ़ना छोड़ दे, फिर देख सब तुझे चिढ़ाना छोड़ देंगे। बस ईशु ने यही किया, उसने चिढ़ना छोड़ दिया और सब बच्चों ने उसे चिढ़ाना छोड़ दिया। तो बच्चों, प्रकाश मनु द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें समझाती है कि अगर हम चिढ़ेंगे तो दुनिया और चिढ़ाएगी। उनके साथ आप भी इंजॉय कीजिए, फिर देखिए आपको कोई भी गलत अंदाज से नहीं देखेगा और आपके साथ गलत बर्ताव नहीं करेगा। चलिए शब्दार्थ
यानी कि वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अब थोड़े कठिन शब्द जान लेते हैं, उनके सरल अर्थ। पहला शब्द है नानी, यानी कि मदर्स मदर, माँ की माँ को नानी कहते हैं। अजीब शब्द यानी कि फनी, इसका अर्थ होता है अनोखी। राजकुमार यानी कि प्रिंस, राजा का लड़का। मुसीबत यानी प्रॉब्लम, यानी कि परेशानी। मजाक उड़ाना यानी कि मॉकिंग, इसका अर्थ होता है हंसी उड़ाना। चिढ़ाना, टीस, यानी कि छेड़ना, नाराज करना। बेढंगी, फौल, यानी कि विचित्र, खराब। गांठ बांधना यानी कि रिमेम्बरिंग, याद करना, इसका अर्थ होता है यानी कि अच्छी तरह समझना। शिक्षण संकेत अर्थात इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, आपको ये समझना होगा कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है और ना ही किसी की आलोचना से चिढ़ना चाहिए। हमें स्वयं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। समय है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का, तो चलिए करते हैं अभ्यास। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपने उत्तर मौखिक रूप में देने हैं। क प्रश्न, क्या आपके पास भी टोपी है? हाँ, मेरे पास भी टोपी है। ख, आपकी टोपी का रंग कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? मेरी टोपी का रंग तो लाल है। ग, क्या वह टोपी आपकी नानी ने बनाई है? अगर हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। घ, टोपी आप कब पहनते हो? सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में? टोपी हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं। बढ़ते हैं अब लिखित प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न पहला है इसमें बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, नानी ने टोपी किसे दी? इसका सही विकल्प है स, ईशु को। ख, नानी से ईशु ने क्या कहा? विकल्प है सही अ, फुदना काटने को। ग प्रश्न, कक्षा के बच्चों ने टोपी के लिए क्या कहा? तो इसका सही विकल्प है ब, अजीब। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों, खाली स्थान भरिए। क, ईशु की नानी ने उसे डैश दी, एक टोपी दी। ख, टोपी में 4 डैश थे, फुदने थे। ग, ईशु डैश सूरत बनाकर घर आया, रोनी सूरत बनाकर घर आया। तीसरा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको उत्तर लिखने हैं। क प्रश्न, ईशु को टोपी बुनकर किसने दी? इसमें आप लिखेंगे ईशु को टोपी बुनकर नानी ने दी। इस प्रकार ख प्रश्न है, अंत में टोपी पर कितने फुदने रह गए? ग, ईशु ने टोपी पहनकर क्या कहा? घ, नानी ने ईशु से क्या कहा? इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे पाठ के अनुसार। चलिए शब्दों का खेल खेलते हैं आप। प्रश्न है, नीचे दिए रेखांकित शब्दों के बहुवचन लिखिए। क, ईशु ने टोपी खरीदी, तो टोपी का बहुवचन टोपियां। ख, सोनू ने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारा का बहुवचन गुब्बारे। ग, मोना ने किताब पढ़ी, किताब का बहुवचन किताबें। घ, मम्मी ने रोटी बनाई, तो रोटी का बहुवचन रोटियां। ड, ईशु ने केला खाया, तो केला का बहुवचन केले। च, पापा ने कमीज सिलवाई, तो कमीज का बहुवचन कमीजें। आइए चित्रकारी और लेखन पर चलते हैं। कागज की रंगीन फुदने वाली टोपी बनाइए, उसे अपने मित्र के जन्मदिन पर उपहार में दीजिए। तो आप भी एक फुदने वाली रंगीन टोपी बनाइए और अपने मित्र को उपहार में दीजिएगा। किन्हीं 3 प्रकार की टोपियां बनाइए और एवं उनमें रंग भरिए। तो यहाँ 3 बॉक्स दिए गए हैं आपको। यहाँ पर आप 3 अलग अलग तरह की टोपियां बनाइए और अपना कलर बॉक्स निकाल कर उस पर बेहतरीन रंग भर दीजिए। जरा बताओ, आपकी दादी या नानी ऊन से बुनकर क्या क्या बनाती हैं? क्या आपके पास भी ऊन से बनी कोई चीज़ है? यदि हाँ तो बंदा बताइए वह आपको कैसी लगती है। तो बताइए क्या क्या आपकी दादी नानी आपके लिए बनाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं और आपको कैसी लगती हैं, इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। चलिए झटपट कहिए, ऊनी वस्त्र किस मौसम में पहने जाते हैं? भाई ऊनी वस्त्र तो सर्दियों में पहने जाते हैं। खोजे और जाने, सर्दी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों की सूची बनाइए। अब आप सर्दी में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? जैसे स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं और क्या क्या पहनते हैं, ये आपने यहाँ पर लिखना है। आइए पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, कहानी में आए हुए चंद्र बिंदु वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण बताएं। ठीक है, आपको उच्चारण पता होना चाहिए। जहाँ चंद्र बिंदु आता है वहाँ पर नाक और गले की ध्वनि आती है, जैसे फुदना, हंसी,
तालियां, गांठ, बांध आदि। याद रखिएगा, चंद्र बिंदु में हमेशा नाक और गले से ध्वनि आनी जरूरी है। अगर आप इसका सही से उच्चारण जान जाएंगे तो आपको इन शब्दों को लिखने में कभी कठिनाई नहीं आएगी। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।